अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरीज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान उमर बशीर और आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं अपनी आवाम के सामने, आप लोगों के सामने वो रखते हैं कि आज के दिन भर क्या ख़बरों की सूरत हाल रही, कौन सी खबर कितनी अहम रही, क्योंकि ख़बरें जो हैं वो बड़ी अहम चली। मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी अहम है और अगर मौशी सूरत हाल करें वो भी बड़ी अहम है और एक जानब किसान जो है वो भी सरापा एहतजाज हैं। तो सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे इस हवाले से बात करेंगे। और नंबर गेम हमेशा से जो है वो ज़ेर बहस रहती है, नंबर गेम की क्या सूरत हाल रहेगी उस हवाले से भी डिटेल से आज की टॉप स्टोरीज़ में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे गंदम स्कैंडल के हवाले से और तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अब पेश कर दी गई है। वज़ीर आज़म को कौन है कसूरवार और किसने गलती की, कहाँ पर गलती की, और आया कि जो तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट कितनी मेरिट पर है या उस रिपोर्ट के ऊपर तो कल को उंगलियां नहीं उठेंगी, उस हवाले से भी आज की टॉप स्टोरीज़ में हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे एड नहीं ट्रेड, यही नारा लगाया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा सब ने यही बात की कि अब हमें एड नहीं चाहिए दोस्त ममालिक से, अब हमें ट्रेड करनी है। ये ट्रेड हमें किस हद तक फ़ायदा जो है वो पहुंचा सकती है, किस हद तक हमें मददगार साबित हो सकती है, इस मौशी बहरान से निकालने में इस हवाले से बात करेंगे। 30 से ज़ायद कंपनीज़ के सरमायाकार इस वक्त जो है सऊदी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, 7 तारीख तक यहाँ पर मौजूद है, तो 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। तो ये किस तरह हमें मदद करेगी हमारे मौशी मसाइल से निकालने में, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो बड़ा फैसला किया गया है इस पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार अबसार आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबसार साहब। जावेद फारूकी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार महतो साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको खुशामदीद कहेंगे। अबसार साहब सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर, आप एक बड़ा फैसला और एक जानिब हमने ये देखा कि अब इस फैसले के ऊपर एक जो है वो पार्टी है वो तारीफ़ कर रही है, वो कह रहे हैं हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। एक साइड जो है वो अगेन उसने तनकीद भी शुरू कर दी है। यही हम जो है सिलसिला चला आ रहा है, हम यही सिलसिला देख रहे हैं कि जिसके हक़ में फ़ैसला आता है वो उसकी तारीफ़ कर देता है, जिसके खिलाफ आता है वो तनकीद करना शुरू कर देता है। ये कितना बड़ा फैसला था? देखिए, अच्छी बात है ना कि कोई कभी खुशी कभी गम तो ये दोनों तो चलते ही रहते हैं, कभी बारिश कभी धूप। तो अगर पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर मुस्लिम लीग नून इसका कोई मसला फील कर रही है तो उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि दिन एक जैसे तो नहीं रहते, कभी कोई प्यारा तो कभी कोई लाडला। ये तो चलेगा, पाकिस्तान की सियासत है ही ऐसी। दूसरी बात ये कि अहम कितना है, बहुत अहम फैसला है इस सेंस में कि इस केस में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल ये था कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्टी को सीटें मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ये इस बेंच से पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि जो नशिस्तें उनको नहीं मिली क्या वो दूसरी जमातों को दी जा सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी जो क्वेश्चन था पहले वाला उसका जवाब दिया नहीं है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते देते उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और लार्जर बेंच बनाने के लिए उन्होंने कमेटी को वापस भिजवा दिया ये केस। तो ये ना थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बेहतर ये था कि या तो स्टे ऑर्डर भी ना देते और लार्जर बेंच को भिजवा देते, या फिर पहले सवाल का जवाब भी देते। असल सवाल तो वही है ना कि कानूनी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद को सीटें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। दूसरी बात जो है ना, दूसरा सवाल जो है वो कानूनी से ज़्यादा सियासी और अखलाकी है। उस पर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, एएनपी को, जिनको ये नशिस्तें मिली हैं उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, लेकिन ये रिलीफ क्या आर्जी है या मुस्तकिल, इसका पता चल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक, इसका कुछ दिनों में पता चलेगा। जावेद फारूकी साहब, 2/3 जो है उससे हिमायत से महरूम हो गई है अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखने जा रहे हैं आगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए और जो उनके हिमायत याफ्ता जितने लोग हैं उनके लिए आज का दिन इस लिहाज से अहम है कि उनका एक मुसलसल जो एक गिला चला आ रहा था कि उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, शायद कोई एक तरफा ट्रैफिक चल रही है। सही। आज से उनका ये जो एक मौक़िफ़ था, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर उन्हें भी नज़रसानी करना पड़ेगी। कभी खुशी कभी गम। तो आज उनके लिए एक अच्छा दिन है। आज एक और भी बात हुई कि चौधरी परवेज़ लाई जो है उन्हें भी कहा गया कि इन्हें घर मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये आज का दिन जो है वो पीटीआई के लिए अच्छा रहा है, शुभ रहा है। तो दूसरी बात जो है कि एक तो है इसका कानूनी पहलू है, वो तो कानूनी माहिर जो हैं वो इस पर ज़्यादा बेहतर तौर पर रोशनी डालेंगे कि सवाल ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है
क्या एक पार्लिमानी पार्टी है, क्या इसको पार्लिमानी पार्टी कंसिडर करते हुए इसके कोटे की सीटें इसे दी जा सकती हैं जितने इन्होंने वोट हासिल की, जितनी सीटें हासिल की हैं। तो ये बड़ा बुनियादी सवाल है। इसी के ऊपर जो पिछला फैसला भी हुआ था और यही कहा गया था कि चूंकि इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया एज ए पार्टी, तो खुद इसके सरबराह जो है अहमद रजा, उन्होंने भी अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये बुनियादी इसकी शर्त थी कि कोई पार्टी जो है वो इलेक्शन के अंदर उतरती, अपने मैदान में उतरती, अपने कैंडिडेट्स के साथ, अपने इंतखाबी निशान के साथ। तो पहले तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज ए पार्टी तस्लीम ही नहीं किया गया। जब वो तस्लीम नहीं किया गया तो फिर इसी बुनियाद पर उसे सीटें नहीं दी गई। सही। अब दूसरी बात यह है कि ये तो एक कानूनी बहस है कि अब क्या इन्हें तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। ये उन्होंने अपने केस को जो है एस्टेब्लिश करना है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पार्लिमानी पार्टी हैं। दूसरी बात इसमें उमर की है कि अगर ये इस तरह से पार्टीज इलेक्शन के बाद अंदर जाकर एस्टेब्लिश करनी है अपने पार्लिमानी पार्टी, इसका मतलब है कि हम दोबारा 1985 में चले गए हैं। सही। 1985 में जो गैर जमाती इलेक्शन हुआ था उसमें सब लोग आज़ाद लड़े थे, गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुआ था और असेंबली के अंदर पहुंचकर वहां पर एक मुस्लिम लीग तश्कील दी गई थी। सही। और कहा गया कि ये मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी बन गई है और मोहम्मद खान जुनेजो उसके वज़ीर आज़म है और वो उसका मुस्लिम लीग का झंडा पकड़ा दिया गया उसे। यानी कि माजी में मिसाल भी मिलती है ना। नहीं या तो फिर हम उस दौर में, नहीं वो तो दौर ही कुछ और था ना, माशाल्लाह का दौर था ना, वहां पर तो अपनी मर्जी का कानून था। तो या तो अगर ये होगा तो फिर इसका मतलब है कि हम दोबारा उसी दौर में चले गए। खैर ये एक कानून, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये कानूनी बहस है। सियासी जो इसका पहलू है वो ये है कि इसके बाद एक बड़ा लंबा चौड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये कई सवाल उठाए जा सकते हैं जिसका आज उन्होंने इजहार भी किया है। पीटीआई वालों ने जब खुशी का मना रहे थे, उन्होंने कहा कि इसके बाद तो ये भी सवाल उठेंगे कि इन स्पेशल सीट्स को लेकर जो सेनेट का इलेक्शन किया गया और जो सदारती इलेक्शन हुआ उसकी क्या हैसियत है। देखिए सदारती इलेक्शन में तो मैं ये समझता हूँ कि इतना लंबा चौड़ा उसके अंदर फ़र्क है वोटों का कि आमतौर पर यही देखा जाता है जब किसी जगह पर वोटों की दोबारा गिनती भी होती है ना किसी हल्के में, तो देखा जाता है कि क्या मुस्तरद शुदा वोट जो हैं वो असर तो नहीं पा रहे, फ़र्क तो नहीं पा रहे, डाल रहे उसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर। अगर वो ज़्यादा हो, गैप ज़्यादा हो, तो फिर वो उस तरफ नहीं जाते। यहाँ पर भी सदारती इलेक्शन में तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जबकि सेनेट का इलेक्शन जो है वो बहरहाल इन सीटों से जो आगे जो जीती गई सीटें उनका तनासब के ऊपर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये बहस जो है चलेगी, लेकिन यहाँ पर भी ये देखना है कि ये फैसला जो है क्या ये बैक डेट से इंप्लीमेंट होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो पहले जो बिजनेस हो चुका है उसके ऊपर नहीं इंप्लीमेंट होगा और ये आज से ही इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अलबत्ता ये है कि जो उन्होंने कहा है लार्जर बेंच को बनाया जाए और उसकी तरफ रेफर कर दिया है केस, उसके बाद ही मेरा ख्याल इसकी मुकम्मल तौर पर सूरत-ए-हाल समझ जाएगी। ठीक है जुल्फिकार महतो साहब, अब जो सूरत-ए-हाल बन चुकी है उसमें अगर हम पंजाब के वाले से भी जिक्र करें तो नून लीग जो है वो 28 नशिस्तों से महरूम होने का उसका इम्कान है। अब ये भी नुकता उठता है यहाँ पर जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हैं, अक़लियतों की नशिस्तें हैं, ख़वातीन की सीटें हैं, वहाँ से काबीना में आना है, इन लोगों ने काबीना चलानी है, मामला देखने हैं, अमूर देखने हैं, वो तमाम जो मामला थे वो भी जूं के तू ही रहेंगे और मामला आगे अब कैसे बढ़ेंगे। देखिए पंजाब की जहाँ तक सूरत हाल है वहाँ पे कंफर्टेबल मेजॉरिटी में तो वो हैं जी। लेकिन ये जो नई मखसूस नशिस्तें उनको मिली थी इससे ज़ाहिर है कि इफेक्ट होगा। इस पे जब लार्जर बेंच आगे बहस करेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे इस बात को उमैर देखना होगा कि जो एक जनवरी की एक मखसूस तारीख थी जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना थी, उस दौरान तो पीटीआई का वजूद नहीं था और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद उस वक्त था। सही। तो ये तो एक मिसिंग तो पड़ गई है, जैसे हम अखबार में कहते हैं या टीवी में कहते हैं खबर की मिसिंग पड़ गई है, तो ये पीटीआई को मिसिंग तो पड़ी हुई है। अब जिस तरह से अफसार आलम साहब ने फरमाया कि वहाँ पे 2 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एड्रेस किया है और लार्जर बेंच बनाने की जो है वो बात मानी है और उनको बना रहे हैं। बहरहाल इसका फैसला जब भी आएगा, लेकिन पॉलिटिकली पंजाब में पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर मेरा ख्याल हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं होगी, उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी, अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो वो कर सकेंगे। ठीक है अफसार आलम साहब, अब जब 2/3 से ये महरूम हो जाएंगे अक्सरियत से और सेंटर में अगर हमने देखा कि खींचातानी जो है वो चलती चली जा रही है, अगेन हम उसी स्पॉट पर आ जाएंगे कि एक सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम मामला है लीड्स टू हम ये कह सकते हैं कि अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ सकता है या कोई ख़तरा सर पर मंडलाएगा ऐसा। देखिए हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है ऐसा, पंजाब का तो इसमें इररेलेवेंट है
इस 2/3 मेजॉरिटी की तो बात हो रही है, तो वो कौमी असम्बली और सेनेट पे बात हो रही थी, क्योंकि वो कोई तरमीम लाना चाह रहे थे, आईनी तरमीम, जो अदलिया के मामलात को या चीफ जस्टिस के टेन्योर को 3 साल करना या उनकी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की एज को 68 करना था। इस किस्म की तरमीम वो लाना चाह रहे थे। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, जो कि मौजूद थी, और अब वो नहीं रही। तो इससे फौरी तौर पे हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं है। इसमें खतरा ये है कि जो वो जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे वो नहीं आ सकेंगी, फिलहाल ये लग रहा है, क्योंकि ये केस अभी 1 महीने के लिए शायद उन्होंने दी है नेक्स्ट डेट, तो 1 महीने के लिए तो चला गया उसमें। और लोग जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आज कोर्ट में था, दोनों कोर्ट्स में मैं मौजूद था खुद, तो लोग जो बातें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि शायद काजी फाइज ईसा साहब के बारे में, जो उनका टेन्योर अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, तो अगर ये आईनी तरमीम आ जाती तो काजी फाइज ईसा साहब का टेन्योर फर्ज करें 3 साल के लिए हो जाता है, या 68 तक उनकी एज हो जाती है। तो जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो चीफ जस्टिस बनने का जो मौका है वो थोड़ा दूर चला जाएगा, या शायद कुछ लोगों के ख्याल में शायद वो ना बन सके। तो इसलिए इस बेंच का फैसला, क्योंकि इसके हेड जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और उनके फैसले से ये 2/3 मेजॉरिटी जो खत्म हुई है, इसका मतलब ये है कि अब आईनी तरमीम तो बहुत जल्द नहीं आ सके। बिल्कुल। और अगर आईनी तरमीम नहीं आती तो वो जो चीफ जस्टिस के टेन्योर बढ़ाने की बात है या उम्र बदलने की बात है, वो नहीं हो पाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शायद इसका फायदा हो। ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे इस तरह की सोच जो है वो किसी जुडिशल काम में या फैसले जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। और ख़ास तौर पे जितना मैं काजी फाइज ईसा साहब को जानता हूँ और मंसूर अली शाह साहब को जानता हूँ, दोनों इन चीज़ों से ऊपर हैं, और वो मेरा ख्याल है कि अदलिया का जो आइन और कानून का जो रास्ता है वो उसी को अडॉप्ट करते हैं। उनका माजी भी गवाह है इस बात का। तो लेकिन बहरहाल ये बातें हो रही हैं, देखना ये है कि ये जो भी ये चल रहा है ये मसला, ये कब तक हल होता है। क्योंकि एक चीज़ और बड़ी अहम है इसमें, वो हमें याद रखनी चाहिए, और वो अहम इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जो आज फैसला आया ना 3 मेंबर बेंच का था, 3 मेंबर बेंच ने ये रिकमेंड किया है कमेटी को, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी फैसला करती है कि बेंच कौन सा बेंच बनेगा, उसमें कौन कौन से जज बैठेंगे, वो कौन कौन से केसेस सुनेंगे, उस कमेटी को रेफर किया है ये वाला फैसला, और कहा है कि आप लार्जर बेंच बनाएं। अब लार्जर बेंच देखना है कि वो कमेटी कौन सा बनाती है, पहले कि कितनों का बनाती है, 5 का बनाती है या 7 का बनाती है, और अगर 5 का बनाती है तो कौन कौन से जजेस, 7 का बनाते हैं तो कौन कौन से जजेस हैं। और फिर उस पे, क्योंकि बहुत अहम सवालात हैं, एक तरफ इतने आज़ाद कामयाब मेंबर नेशनल असम्बली हैं जिनकी कलेक्टिव वॉइस कोई नहीं है, और उसकी बेसिस पे उन्हें जो सीटें रिजर्व सीट्स मिलनी थी वो उन्हें नहीं मिली। एक तरफ ये क्वेश्चन है, और दूसरी तरफ ये है कि क्या उन नशिस्तों को खाली रखा जा सकता है और दूसरी पार्टीज को तकसीम की जा सकती है कि नहीं, जिनको इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला। तो ये बड़े आम सवालात हैं, इसलिए इस पे मेरा ख्याल है लार्जर बेंच बनेगा और वही देखेगा। सही। अब्तार साहब ये बस कमेंट कर दीजिएगा, जो अभी जावेद फारूकी साहब जिक्र कर रहे थे, क्या पीटीआई का अब इस बात से वो गिला धुल जाएगा कि पीटीआई को जो है रिलीफ नहीं मिलता, उनके खिलाफ ही सारे फैसले आते हैं? क्या अब इस फैसले के बाद उन्हें, जैसे कि आपने बताया कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं, कानून साजी में जो है बहुत बड़ी रुकावट जो है वो आ चुकी है अब, तो क्या अब उनका गिला खत्म हो गया? बड़ा मजेदार क्वेश्चन किया आपने। मैं अगले महीने तक तो मेरा ख्याल है, या अगले फैसले तक, देखिए किसी और कोर्ट से कोई और फैसला आ गया तो पीटीआई आज जो बहुत खुशी की शादियां बजा रही है, हो सकता है कि वो मातम में बदल जाए और फिर वही सीना को भी शुरू हो जाए, जो नहीं होनी चाहिए उसूली तौर पे। और यही बात मैं बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौजूदा जो अदलिया है ना, उससे मुझे ये आपको कोई जाती शिकायत तो हो सकती है, लेकिन इसके जो अक्सरियत है जजेस की, वो आइन और कानून के रास्ते पे चलते हैं, उनका माजी गवाह है इस बात का। और मौजूदा हालात में भी जितने वो अच्छे फैसले कर रहे हैं, देखिए ना कितने पुराने केसेस उन्होंने
जो है वो उनका फैसला किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, कोई चीफ जस्टिस उसको उस रेफरेंस को सुन नहीं सका पिछले 15 साल। बिल्कुल। फिर ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काजी फाजिल ने अपनी जो पावर्स थी वो छोड़ी हैं वॉलंटरली, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला काजी फाजिल ने किया है। फिर और अभी कुछ और भी था, इमरान खान का एक केस था। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें नजर आनी चाहिए, और इस पे किसी को अक्यूज करना, किसी इल्जाम लगाना ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद फजा, इसी टॉपिक के ऊपर एक मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा। ये तमाम जो केसेस हैं वो सुने भी जा रहे हैं, इस पर मेरिट के मुताबिक फैसले भी हो रहे हैं, बराह रास्त नशर किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी कौम देख रही है कि क्या हो रहा है, क्या बात की जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये हम अपनी पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसमें शायद मैं ये कि एक बड़े आइडियलिक दौर, निस्बतन एक बेहतर दौर से हम जो है ना उसे विटनेस कर रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साहब समेत दीगर जजेस ने भी वहाँ पर बैठकर, अदालत में बैठकर जो अदालती महाज पर जो कोताहियाँ हुई, जो अदलिया की तरफ से जो कोताहियाँ हुई, जो खामियाँ आई इस सिस्टम में, उनका एतराफ़ किया और उनको ठीक करने की कोशिश भी की। बिल्कुल ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात जो अफसार साहब भी जिसकी निशानदेही कर रहे थे कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था, एक्ट जो था, उसके हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट ये थी कि नहीं, ये कानून साजी जो है ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। बिल्कुल सही। और पार्लियामेंट के इस इख्तियार को तस्लीम किया। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ पिछले 12-14 साल की जो सियासी तारीख है उसमें, जिसमें पार्लियामेंट को जो है वो सुपीरियर जो है वो तस्लीम किया गया। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिया था। बिल्कुल। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है। तो ये एक बड़े अच्छे एक दौर से हम गुजर रहे हैं और हमें इत्मीनान रखना चाहिए अपने आला जुडिशरी पर। हमें इत्मीनान रखना चाहिए और बड़े दिल से फैसलों को तस्लीम भी करना चाहिए। ठीक है, दोबारा अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है मुल्क की तारीख में, और गंदम दरामद स्कैंडल है। कमेटी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। तमाम जो मामला हैं वो अब खुल के सामने आ चुके हैं। और मजमूई तौर पर यह भी अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम जो है वो मुल्क से गई है। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान एक डॉलर या एक रुपए के लिए हम कहते हैं कि हम तरस रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर महंगाई से बुरा हाल है, इन्फ्लेशन ने जो है वो आवाम का भुरकस निकाल कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है। और गंदम जो मंगवाएगी, किसने मंगवाई, कौन जिम्मेदार है, इसका तयन जो है जुल्फ़िकार महतो साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। डिटेल सर शेयर कीजिएगा, क्या इन्फॉर्मेशन है, डिटेल कौन जिम्मेदार है, आप बताएं हमारे देखने वालों को, नाज़रीन को, कि ये अवाम के साथ ये धोखा किया किसने, ये हाथ किया किसने। अच्छा, ये अपना धोखा हुआ है या नहीं हुआ मैर, ये तो अभी जो रिपोर्ट आई उसकी जब तफसील सामने आएगी तब होगा। लेकिन जो हमने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट किया है, मैं आपको वहाँ तक लेके चलता हूँ जहाँ से ये मसला एक्चुअली आइडेंटिफाई हुआ और शुरू हुआ ये कि जब पिछले साल 2023 में क्रॉप आई थी 28.12 मिलियन टन की, तो उसके बाद ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान की हुकूमत और पास्को और चारों सूबाई हुकूमतें, ख़ासतौर पे पंजाब और सिंध जो हैं, ये मजमूई तौर पर 7.8 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट करेंगे, यानी सरकारी तौर पे खरीदेंगे। लेकिन उस वक्त चूँकि गंदम का रेट बहुत ऊंचा चल रहा था, हुकूमत खरीदना चाह रही थी 3,900 रुपये पे और सिंध 4,000 रुपये पे, तो उन्होंने जो है वो रेट चूँकि 45-4600 था, तो किसानों ने हुकूमत को गंदम नहीं दी, बल्कि ये यहाँ तक हुआ कि छापे मार के उनके घरों से गंदम उठाई गई 3900 के रेट पे। अच्छा, ये सारी कोशिश जो है वो 7.8 मिलियन टन की बजाय जो प्रोक्योरमेंट हुई वो 5.9 मिलियन टन हुई। तो ये शॉर्टफॉल जो था वो उसी वक्त सामने आ गया। अब पास्को असल में एक ऐसा वफाकी इदारा है जो इस बात का जिम्मेदार है कि जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं, जो कि महफूज ज़खायर पाकिस्तान को ज़रूरत होती है, अगर जंग लग जाती है या कुछ और हो जाता है तो वो रिजर्व्स आपके काम आने हैं, या कोई नागहानी हालत हो जाती है, कोई गोदाम जो है वो उनमें पानी घुस जाता है, तो इस किस्म की एक आफात के नतीजे में एक स्ट्रेटजिक रिजर्व हर मुल्क रखता है, तो पाकिस्तान ने भी रखने होते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि जो पास्को के पास टोटल रिजर्व थे वो 2.85 मिलियन टन थे। ठीक है। अब 26 जुलाई 2023 को जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसने पास्को के रिजर्व्स में से 2.73 मिलियन टन बांट दी। उसमें सबसे बड़ा जो रेसिपिएंट था वो केपी की हुकूमत थी, 14 लाख टन उसको गए, और बाकी मुसल्लह अफवाज को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बिल्तिस्तान को और दीगर ज़राए को जो जिनको ज़रूरत होती है वहाँ पे ये बांट दिए गए। तो पास्को के गोदाम हो गए बिल्कुल खाली। अब यहाँ पे हुकूमत को ये पता चला
कि जनाब स्ट्रेटजिक रिजर्व पाकिस्तान के पास अब नहीं है, यानी जो पाकिस्तान की ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ज़रूरत थी, इंसानी ज़रूरत के लिए, वो गंदम हमारे पास 30.18 मिलियन टन मौजूद थी, लेकिन स्ट्रेटजिक रिजर्व खाली थे। तो इसके लिए पहली समरी उस वक्त के वज़ीर फूड सिक्योरिटी तारक बशीर चीमा ने 27 जुलाई 2023 को उस वक्त की PDM हुकूमत को पेश कर दी। लेकिन उसकी 8 अगस्त को उस वक्त के वज़ीर ख़जाना सागडार की सदारत में एक इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इस समरी को डेफर कर दिया गया, मौखर कर दिया गया कि नहीं, हम इसको अभी फैसला नहीं कर सकते। और उसके तकरीबन 5 दिन के बाद 13 अगस्त को PDM की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और निगरान हुकूमत आ गई। जब निगरान हुकूमत आई तो वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ वज़ीर आज़म बने, लेकिन साथ ही उनके पास फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का चार्ज भी उनके पास था। तो 1 सितंबर को उनकी मिनिस्ट्री ने, फूड सिक्योरिटी ने अपने ही वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को एक समरी भेजी कि ये 10 लाख टन जो गंदम है उसको इंपोर्ट कर लिया जाए। इसके ऊपर बातचीत चल रही थी। तो लेकिन वज़ीर आज़म ने 4 सितंबर को बतौर वज़ीर आज़म ये एक लेटर जारी किया जो हमारे पास मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा कि इस जो पहली समरी तारक बशीर चीमा वाली है उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करके तो इसको मंजूर कर लिया जाए। और मंजूर इस तरह से कि TCP के साथ साथ कोई प्राइवेट सेक्टर को बीच में शामिल किया जाए और ओपन टेंडरिंग का एक प्रोसेस भी बीच में रखा जाए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अलावा। इसके ऊपर 6 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, जिसके इंचार्ज वजीर भी खुद अनवारुल्लाह काकड़ थे, उन्होंने एक मशावरती अमल किया निजी शोबे के साथ और पास्को के साथ और दीगर सरकारी इदारों के साथ। तो उस मीटिंग में ये इंकशाफ हुआ कि अभी तो हम ये फैसला कर रहे हैं कि गंदम इंपोर्ट करनी है या नहीं करनी है। तो पता चला कि 4 जहाज कोई 2,14,000 टन गंदम लेके तो कराची पहुंच भी चुके हैं। यानी अभी हुकूमत अभी ये फैसला कर रही है। अच्छा, ये कैसे हुआ है? ये कैसे वो प्राइवेट सेक्टर के जहाज जो है वो 4 वहाँ आ गए? अब इसका मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। 1994 में एक जो था WTO ने आर्टिकल ऑन एग्रीकल्चर 20 जारी किया था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पे पूरी दुनिया में जो इसके सिग्नेटरी हैं WTO के, उनमें पाबंदी नहीं है कि वो गंदम नहीं ला सकते। तो उन्होंने, लेकिन इसका तरीकाकार पाकिस्तान में इस तरह से होता है कि पाकिस्तान में जो वजारत फूड सिक्योरिटी जिसके इंचार्ज वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ही थे, उनके एक जैली डिपार्टमेंट, उसको कहते हैं प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर 2022 जो इमरान खान की हुकूमत ने जारी किया था, उसके तहत ये परमिट जारी करना होते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि आप गंदम मंगवा लें। लेकिन गंदम मंगवाने से पहले, एलसी खुलने से पहले प्रोसेस ये है कि अगर मैं इंपोर्टर हूं और मैं यूक्रेन से गंदम मंगवा रहा हूं तो मैं वहां के एक्सपोर्टिंग कंट्री से एक क्वारंटाइन सर्टिफिकेट लूंगा कि जो गंदम मैं मंगवा रहा हूं उसका सैंपल आएगा कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मुझे वो परमिट दे देगा। तो ये परमिट प्राइवेट सेक्टर को वजीर आजम और उस वक्त इंचार्ज वजीर अनवारुल्लाह काकड़ की मिनिस्ट्री ने जारी किए थे, जिसकी वजह से ये चारों मैं तो साहब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। अब सारा आलम साहब, अब जो एक तो कमाल रिसर्च है, मैं तो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की सारे मामले के ऊपर, बड़ा इन्होंने हमें ब्रीफ ज़बरदस्त अंदाज में कर दिया, सारा जो मामला खोल के सामने अब आ चुका है। तो अब ये क्या इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा? ये मामला इसी तरीके से सारे चलते रहेंगे? इस मामले को अब जो तहकीकाती कमेटी है उसने रिपोर्ट बनाई है, उसमें अनवारुल्लाह काकड़ साहब को आप समझते हैं बुलाया जाना चाहिए था, उसके बाद रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए थी? देखिए, एक तो ये है कि बात थोड़ी सी खोल के करनी चाहिए, और इसमें एक जो रोल था वो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहबा का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। बिल्कुल, उनका ताल्लुक नहीं है इस मिनिस्ट्री से न इस काम से। लेकिन आप देखें कि फूड मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, खुद ही अपने आप को समरी भिजवाते हैं, खुद ही वो अप्रूव कर देते हैं और फिर शमशाद अख्तर को CEC में चली जाती है। और वो वहां पे उस पे जो डेडलाइन है कि 15 मार्च से पहले आपने मंगवानी है, उसके बाद नहीं मंगवानी, क्योंकि अगली हमारी क्रॉप आ रही होती है मार्च के आखिर में, सिंध से क्रॉप आना शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद 2 महीने बाद पंजाब से भी आना शुरू हो जाती है। और ये प्रेडिक्शन थी, एस्टिमेट्स थे कि बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं। तो एक तो उन्होंने ये कैप हटा दिया कि 15 मार्च के बाद भी कोई कैप रखा ही नहीं। दूसरा कैप ये था कि आप 4 मिलियन टन से ज्यादा नहीं मंगवा सकता, लेकिन उन्होंने इस कैप को भी हटा दिया। अब मुझे बताएं कि ये प्राइवेट सेक्टर जिसने ये सारी गंदगी मंगवाई है, उसने डंप कर दी सारी
पंजाब में जी ज्यादातर, और पंजाब के जितने गोदाम हैं इस वक्त वो भरे हुए हैं उस गंदम से जो बाहर से आई है। इसलिए जो यहाँ के किसान गंदम है उसको खरीद के रखने का, ना खरीदने के पैसे हैं हुकूमत के पास, बिल्कुल, क्योंकि 100 अरब तो लगा दिया, और ना ही उनके पास वो जगह है जहां वो रखें, क्योंकि वहां तो गंदम पहले पड़ी हुई है जो इन अक्लमंदों ने मंगवा ली। अब मसला अक्लमंदों का ये है कि अक्लमंद बहुत है ना, और फैसल बाबडा ने कहा कि हमारा कबीला बड़ा मजबूत है। अब जो काकड़ साहब ने एक और छक्का मारा है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने, एक्स केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी सूबों ने हमें कहा था कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं हमें चाहिए, उन्होंने सूबे में बाहर डाल दिए। अब सूबे में कौन था? मोहसिन नकवी, वो भी उसी कबीले से, काकड़ भी उसी कबीले से है। शमशाद अख्तर जिसका काम कोई नहीं था इसमें, मैं तो हैरान हूँ। शमशाद अख्तर को मैं बहुत समझदार समझता था, लेकिन इतना उन्होंने खुद गर्जी की है, बेवकूफी की है, या कोई और वजह है, मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की कि उन्होंने ये हरकत की क्या। उन्होंने नोट किया, मैं तो सब कुछ ऐड करना चाह रहा हूं, लिख दिया कि दोनों चीजों, दोनों क्या। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कबीला जो इतना मजबूत है इसको कौन पकड़ सकता है? ये यहाँ पे होती कोई सियासी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या पीटीआई की या मुस्लिम लीग नून की, तो आप देखते हैं इस वक्त वजीर आजम भी अंदर होता है, जैसे इमरान खान है, जैसे नवाज शरीफ अंदर होता है, जैसे यूसुफ गिलानी अंदर होता है, या आसिफ जरदारी अंदर होता है। और लेकिन इस वक्त मजबूत कबीले के जो लोग हैं वो उनको पकड़े ना नैब। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल रोते रहे कि हम बेगुनाह हैं और हम पे नाजायज केसेस बनाए हुए हैं, लेकिन जनरल फैज का तूती बोलता था उस वक्त, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, सुपर प्राइम मिनिस्टर कोई और, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। उन्होंने कितने झूठे केस बना के उनको अंदर कर दिया। पकड़ होनी चाहिए, यही जो है कंक्लूजन है। ये नैब इनके लिए नहीं है। सही है। मैं फारूकी साहब की जाने बढ़ा, लेकिन मैं तो साहब आप कुछ अगर ऐड करना चाहें मुख्तसरन जल्दी से। जी, मैं मुख्तसर ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो अफसार जिक्र कर रहे थे शमशाद अख्तर का, तो ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने मुशावरत मांगी थी, तो उसमें मेरे पास उनका लेटर मौजूद है वजारत खजाना का। उसने कहा था कि आप टीसीपी को बीच में से निकाल दें और प्राइवेट सेक्टर को एफिशिएंटली ये काम करने दें, क्योंकि ये उन्हीं का काम है। और उसका नतीजा ये निकला है कि जो आप कह रहे हैं $1 अरब की गंदम इम्पोर्ट हुई है। अब आज ही का मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, वो ये कहता है कि गंदम इंपोर्ट हुई है $21,86,00,000 की, ये डॉक्यूमेंट कह रहा है। और ये $1 अरब जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने अपने जरिए से अरेंज किया है, स्टेट बैंक के रिजर्व में से, इसमें से कुछ नहीं हुआ। और ये मैं डॉक्यूमेंट्री, मुझे देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री जो बेस्ड चीजें हैं वो मैं वो कर रहा हूं। बेशक जावेद साहब, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, बात यह है कि मुल्क से पैसा बाहर गया, हमने मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो हमें एक्सपोर्ट्स करनी है, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना है। और अगर ज़रूरी मुल्क होते हुए हम गंदम ही मंगवा रहे हैं। एक और पॉइंट ऐड कीजिएगा, क्या अब चल रहा है जो किसान है सिरापा एहतजाज हैं, वो एहतजाज करने जा रहे हैं, तो उनकी कोई सुन रहा है, कोई बात हो रही है? देखें, जो हुकूमतें होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो एग्रीकल्चर में अगर है, तो अगर ज़राअत में वो देते हैं एक कम से कम जो एक कीमत जो दी जाती है, इमदादी कीमत जो दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है कि आप फार्मर जो है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जब आपने ये अनाउंस कर दी कि 3900 रुपये मन हम गंदम लेंगे, तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये गंदम खरीदनी चाहिए। ये कोई गालिबन को 93-94 का वाक़या था कि उस वक्त जो आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि, और फार्मर जो थे बड़े परेशान थे, तो ये बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि ये सारे आलू जो है अपना हुकूमत से कहा कि सारा खरीद लें आप इनसे, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये कहाँ खरीदेंगे? उन्होंने कहा बेशक आप डंप कर दें, लेकिन आप इनकी जेब में पैसा डालें ताकि ये अगली फसल काश्त करने योग्य हो जाए। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये होती है हुकूमतों की जिम्मेदारी, ये होता है विजन होता है। यहाँ पर भी ये है कि अगर इनके पास अगर गंदम मौजूद है तो इन्हें चाहिए कि ये लें और एक्सपोर्ट करें। अभी चीनी के एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। इसमें मैं अर्ज कर दूं। जी मैं तो सब देखें पता क्या है, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का जो गंदम का रेट है वो है $240, और पाकिस्तानी गंदम का रेट बन रहा है $350। ये एक्सपोर्ट तो हो नहीं सकती ना, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। और दूसरी बात ये कि पंजाब हुकूमत, जो फरूकी साहब कह रहे थे ना कि क्यों नहीं खरीद रही, और पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं है। 16 अप्रैल को पंजाब हुकूमत ने बैंकों से
जो बिड्स मांगी थी वो खुल चुकी हैं। 552 अरब रुपए मांगे थे, बैंकों ने 541 अरब की इनको बिड दे दी हुई है। अब इस बिड की इजाजत मिलनी है, इसका कर्जा लेने की, नया कर्जा लेना है। 196 अरब रुपए चाहिए 20 लाख टन किसानों से खरीदने के लिए। तो 196 अरब की मंजूरी आनी है वफाकी हुकूमत से, मियां शहबाज शरीफ साहब ने देनी है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने 16 अप्रैल से अब तक ये इजाजत नहीं दी हुकूमत पंजाब को। मैं तो सब बस आखिर कमेंट कर दीजिएगा, क्या किसानों से यानी कि कोई हल नहीं है और किसान जो है वो इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है? आधी गंदम बिक भी गई, आधी तो निकल गई, अब रह गई हमारी ये सियालकोट, गुजरांवाला, हफजाबाद रह गया, बाकी तो उड़ गया। ये इसी एक हफ्ते की खेल रह गई है। इसमें तो ये तमाम गंदम जो है ये आड़तियों के गोदामों में इकट्ठी आपको मिलेगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और इसमें मैं जाते जाते अगले टॉपिक में जब बढ़ूं से पहले विफाकी वज़ीर दाखिला जो सेनेटर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई। जी अफ्तार साहब। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। किसान जो है वो बहुत उनकी शिकायत है जी। और अगर वो उनकी गंदम बिक भी गई, आधी जैसे कह रहे हैं, मैं नहीं समझता आधी बिक गई है, लेकिन अगर बिक भी गई है तो बहुत कम पैसों पे मिली है। किसान ने बहुत गंदम लगाई थी कि उसे अच्छा पैसा मिलेगा, और जो बारदाना उसे मिला है पंजाब गवर्नमेंट से, रिश्वत दी जा रही है उसके बदले में। एक बोरी के पीछे 600 रुपया लिया जा रहा है, एक बोरी मिलती है 600 रुपया का। अभी वहां पर भी हौसला मिला बारदाना की एक बोरी नहीं, पंजाब हुकूमत के पास तो टेंडर ही नहीं हुआ, बारदाना कहाँ से देना है इन्होंने? वो पुरानी 5 लाख बोरी पड़ी, वो भी गोदाम में है। देखें, इसमें ये है कि ये अब इसका ये है कि ये इंक्वायरी जो है ये मुकम्मल होनी चाहिए। ये 6 बोरियां दे रहे हैं, 25-25, 30-30 बोरियां चाहिए, पास को दे रहा है। सही। बहरहाल इंक्वायरी बात ये फैजाबाद धरने जैसी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया है ना। देखिए, इसका सियासी नुकसान बहुत होता है मुस्लिम लीग नून को। चाहे आप कह रहे हैं आधी गंदम उठ गई है, लेकिन आधी गंदम उठी है बहुत कम कीमत पर। किसान बहुत शाकी है, शिकायत है उसे इस हुकूमत के साथ। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑन द ग्राउंड। बेशक गम और गुस्सा पाया जाता है, गम और गुस्से का इजहार भी वो कर रहे हैं, और एहतजाज भी, बड़ा एहतजाज अब की बार ऐलान किया कि बड़ा एहतजाज अब की बार वो करने जा रहे हैं। तो बहरहाल विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस हवाले से कहना कि गंदम दरामद के मामले पर लोगों की ख्वाहिश है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और ये फैसला विफाक करता है, पंजाब का इससे कोई ताल्लुक था ना बनता है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। जी मैं तो साहब लगता है कि इस हवाले से ना मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब की, आज मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उनका मेरा कोई तल्लुक नहीं बनता, उनका तल्लुक इस तरह से बनता है। अब इसको आप जिस तरह से मर्जी ले लें, फैक्ट ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर ने गंदम इंपोर्ट की उसका रेट पाकिस्तान में पहुंच बनता है पंजाब के अंदर आके 3233 रुपए मन। मोहसिन नकवी साहब की एक फैसलाबाद में स्टेटमेंट मौजूद है कि उन्होंने कहा कि हम जो सरकारी गोदामों से फ्लोर मिलों को इस सीजन में नवंबर दिसंबर में जनवरी में गंदम इशू करेंगे वो 3500 रुपए मन के रेट पे करेंगे, या मैक्सिमम 4000 रुपए पे। अगर 4000 से सरकारी गोदामों से पंजाब के इशू हो जाती तो प्राइवेट सेक्टर की 3300 वाली गंदम पंजाब में 4300-4400 रुपए में ना बिकती। तो ये 60 करोड़ के जहाज से जो बचा है वो पंजाब हुकूमत की इस गलत पॉलिसी की वजह से बचा है कि उसने 4700 रुपए का रेट निकाल दिया, बाजार में रेट 4300 रुपए था। तो इनकी गंदम किसने लेना थी? बहरहाल बात यही है कि अब इस मामले की जो तमाम जो है इसका कंक्लूजन जो है वो किस तरीके से होता है, ये मामला अपने इख्तिताम को किस तरीके से पहुंचता है, जिम्मेदारान का तयन किया जाता है, बाकी जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी और वो सज़ा जो है वो क्या सज़ा होनी चाहिए, ये बहुत सारे सवाल हैं इस आम टॉपिक के ऊपर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एड नहीं ट्रेड का मामला टॉप स्टोरीज में मैं डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन देते हुए, और सऊदी वफ्द पाकिस्तान में है। अफसार आलम साहब, ये जो वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और एड नहीं ट्रेड का जो नारा लगाया गया है, ये हमें किस तरीके से मदद करेगा? 10 अरब डॉलर की सरमाकारी मुतवक्के है, लेकिन जो नारा लगाया गया, जो बात की गई हमारे हुक्मरानों की जानिब से कि अब हमें ट्रेड करनी है, अभी हम इमदाद नहीं मांगेंगे, लेकिन क्या जो रियलिटी है वो ये बात को मानती है कि जो हमें इस वक्त वाकई पैसे की ज़रूरत है? ट्रेड तो करनी है, ट्रेड तो हल है, लेकिन हमें पैसे की भी ज़रूरत है, हमें एड भी कहीं ना कहीं से चाहिए। उसके बाद अब गुजारा रहा नहीं, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब गुजारा नहीं है, क्या कर सकते हैं? नहीं, गुजारा ऐसे नहीं, ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे भिखारी ही चल सकते हैं और हम भिखारी हमें नहीं बनना चाहिए। सऊदी अरब ने बहुत पहले ये बात क्लियर कर दी थी पाकिस्तान को कि जब ये प्रिंस सलमान जो अब क्राउन प्रिंस हैं, जब वो आए थे तो उन्होंने कन्वे कर दिया था पाकिस्तान को कि हमारे जो बड़े थे
वो आपको इमदाद देते रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ, हमारी पॉलिसी मुख्तलिफ है। हम हम तिजारत करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो उसमें आप हमारे साथ आएँ। ये कोताही पाकिस्तान की वजह से ये इतना डिले हुआ है, वरना ये सारा कुछ पहले भी हो सकता था। सऊदी अरब इस मामले में हमारे साथ मुखलिस है कि आप हमारे साथ कारोबार करें और इसमें आप भी कमाएं, हम भी कमाएं, और ये पूरी दुनिया ऐसे करती है। ये हमें अपना कल्चर बदलना चाहिए, हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। जो अभी आपने इतनी आसानी से कहा कि बड़े हालात मुश्किल हैं, बगैर इमदाद के गुजारा नहीं है, ये मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब बातें हैं। हमें खुददार कौम की तरह और एक अच्छी कौम की तरह कारोबार और बिजनेस की बात करनी चाहिए। उसमें हमारी तरफ से जो प्रॉब्लम हमें वो दूर करनी चाहिए, जैसे इंडिया ने की है। लेकिन हम ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम चलते रहते हैं, वो अगर हम दूर करेंगे तो सऊदी अरब तो डेफिनेटली वो तो रेडी। अब देखें ना, ये जो आज वफ्द आया हुआ है, और फिर प्रिंस सलमान मोहम्मद बिन सलमान भी आ रहे हैं, क्राउन प्रिंस अगले हफ्ते शायद। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शहबाज शरीफ 2 दफा वहाँ जा चुके हैं और इट्स अ सीरियस थिंग गोइंग ऑन। जिस तरह ये काम हो रहा है, और एक पहले भी वफ्द आया था सऊदी अरब, तो और पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें, उसके अंदर भी ये बज़ क्रिएट हो चुका है कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तिजारती ताल्लुकात। बिल्कुल। तो पहले तो हमारे तिजारती ताल्लुकात तो सऊदी अरब से कुछ भी नहीं थे, या हमारे मजहबी ताल्लुकात थे, या सियासी ताल्लुकात थे, या हमारे फाइनेंशियल ताल्लुकात, इस सेंस में कि वो हमें इमदाद देता था या तेल डेफर पेमेंट पे दे देता था। तो वो अब ये नई मार्केट हमें मिल रही है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी, और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मूव। इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, इट शुड बी प्रमोटेड कि जी आप बिजनेस और कारोबार करें, इमदाद और भीख ना मांगे। बिल्कुल, ये इसको बड़ा पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। और जैसे कि अब्सार साहब अभी आपने भी कहा कि ये बड़ी आसानी से नहीं, बड़ी मुश्किल से कहा, बड़ी तकलीफ है बींगा पाकिस्तानी। ये तकलीफ हम हर पाकिस्तानी ने बर्दाश्त की, जो हालात रहे गुज़श्ता कुछ दिनों में। तो जावेद साहब क्या समझते हैं, अब ये जो एक मौका मिला है, हमें इस मौके को ग्रैब तो करना है दोनों हाथों से, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना है, तो क्या वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ में वो माहौल भी फराहम किया जाना ज़ाहिर है। सबसे बड़ी बात तो वो है, जो हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन है उसकी ये शिकायत रहती है कि हमें वो माहौल नहीं फराहम किया जा रहा। बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपकी जो रनिंग कॉस्ट है किसी भी बिज़नेस की वो बहुत ज़्यादा है, तो वो माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, इस वक्त हम देखते हैं तो दुनिया की तरफ हमें नज़र आता है जैसे कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं हमारी मदद करना चाहते हैं, और ये इसी आबरूमंदाना अंदाज से मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये जो सपोर्ट आ रही है, हमें देखना ही है कि क्या हम उससे रिसीव करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो यह है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत। लॉ एंड ऑर्डर अब ये हमारे करने के काम है। बिल्कुल। हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे की टांग न खींचें, सियासी इस्तेहकाम जो है उसे आने दें। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत ही एक संगीन मसला है। अभी आप जो सीपैक की जो इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर, हम उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल जो हैं वो फेस कर रहे हैं। फिर ये जो नए दोस्त आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त लाइफ स्टॉक में कहाँ खड़ा है, दूध पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, लेकिन हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं है। ये चीज़ें अगर हों, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले ये गंदम की कि इतनी सरप्लस हो गई है, बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप पे तो शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाते हैं। हमें मुसीबत पड़ी हुई है कि ये इतनी गंदम हो गई, हम कहाँ रखेंगे, कौन खरीदे, कहाँ से ले। तो यही अगर आपके यहाँ वैल्यू एडिशन का सिस्टम हो, यहाँ आप इससे जिद्दत दें इस निज़ाम को, तो इसी चीज़ को, इसमें आप कई और चीज़ें इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। लाइफ स्टॉक के अंदर जा सकते हैं, मीट के अंदर जा सकते हैं, और भी बेशुमार हैं चीज़ें हैं। ऐसे पेट्रोलियम में भी उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रिफाइनरी लगाएंगे, रेकोडेक है हर तरफ। तो PIA की जो है निजकारी का भी मामला है। ये असल बात फिर वही है जो मैंने पहले कहा कि हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है कि हम ये जो रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो साहब बस आपका आखिर में कमेंट चाहूँगा इस अहम टॉपिक के ऊपर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, और अब पाकिस्तान बिलाशुबा इसमें एड से निकल के ट्रेड की तरफ जा रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अब हमें जो मुस्तफ़ीद होना है इससे। उमर, ये जो एड नहीं ट्रेड जो है ना, ये आज का नारा नहीं है, ये पाकिस्तान का हमेशा से ही नारा है। जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी हमने उनसे ये कहा था कि आप हमें कैरी लुगर और फलां की हमें एड ना दें, हमें ट्रेड दें। तो उस वक्त अमेरिका ने हमें अपनी मार्केट तक एक्सेस दी थी। इस तरह GSP+ मिला हमें यूरोप से, ये फ्रंट लाइन स्टेट होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमारा पुराना नारा है।
हमें असल में एक ट्रेड की जरूरत नहीं है, हमें एक्सपोर्ट्स की जरूरत है कि जहां हम कर सकें। हमें मंडियों की जरूरत है कि जहां हम पाकिस्तान की अशिया को एक्सपोर्ट करके अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर सकें। देखिए इस वक्त मैं तो समझता हूँ सऊदी अरेबिया की इसमें जो एंट्री है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में और पाकिस्तान के साथ कोई एक्सपोर्ट का लेन देन करने में, इसमें ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा तो आप एक्सपोर्ट करेंगे ना। अब 60 रुपए की बिजली की यूनिट पे आपने क्या चीज एक्सपोर्ट करनी है, इतनी महंगी जब आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे तो लोग तो चुपके से उसको साइड पे कर देंगे कि नहीं यार आप बहुत महंगे हो। ना आप बांग्लादेश से मुकाबला कर सकते हैं, ना आप वियतनाम से मुकाबला करते हैं, ये टेक्सटाइल की बात करो जो हमारा एज है, और ना आप दीगर मुल्कों के साथ कर सकते हैं। तो भाई आपने बेचना क्या है, सबसे पहले एनर्जी सस्ती, तो सस्ती एनर्जी के लिए ईरान हमारा सोर्स है। अगर गैस पाइपलाइन पाकिस्तान और ईरान की बन जाती है तो पाकिस्तान को बड़ा एक चीपर मिलेगा और हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को सबसे पहले ये सारी गेम चेंज आप जो मर्जी कर रहे नहीं होगी जब तक आप IPPs को रीनिगोशिएट करने पे जो है वो राजी नहीं करते। सही। बहरहाल ये तमाम जो हमारी आज की टॉप स्टोरीज थी उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं तमाम जो सवाल थे उसके जवाब जो आपको मिल चुके हैं। अपने पैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।